ओम बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और इसकी विधा व्यंग है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बस का चित्र है वो बड़ा विचित्र है। इस चित्र को देख करके आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यह यात्रा कैसी रही होगी। वास्तव में लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहा है वह यात्रा करने योग्य नहीं है। मजबूरी में कोई अन्य साधन न उपलब्ध होने के कारण वह इस बस से यात्रा करने का मजबूरी में निर्णय ले रहा है। आइए कहानी पर गौर करते हैं। पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी विधा व्यंग है। जब व्यंग है तो व्यंग कैसे होगा? व्यंग होगा यदि किसी को आपको मूर्ख कहना है तो आप उसे सीधे सीधे मूर्ख नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे बहुत संत आदमी है, छल प्रपंच से दूर रहते हैं, इन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं। सीधे सीधे मन में जो भाव आ रहा है उसे घुमा कर कहने की, उसे लुभावना बना करके, सुंदर बनाकर कहने की जो शैली है वो व्यंग है। आइए हरिशंकर परसाई जी के लेखन शैली को देखते हैं, आनंद लेते हैं और इस पाठ से बहुत कुछ सीखते हैं कि यात्रा जब तक उपयुक्त और आरामदेह साधन न हो कभी भी करनी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी जरूरी क्यों न हो। लेखक और उनके 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वो पन्ना के लिए निकलें, तो वहाँ पर उनको सतना की बस मिल जाएगी और वो सतना की जो बस है उससे अगर जाएंगे तो जबलपुर की ट्रेन उनको मिल जाएगी, जिससे वो सुबह घर पहुंच जाएंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जिसको काम धंधे पर जाना है वो मित्र काम धंधे पर जा सकेंगे। मित्र कितने थे? कुल मित्र लेखक सहित 5 थे, अर्थात लेखक को लेकर के 5 लोग थे, लेखक और उनके 4 मित्र। बस को देखा जब लेखक ने तो वो लिखता है, यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। अर्थात यह बस सवार होने योग्य नहीं थी, पूजा करने योग्य थी। अर्थात बस सफ़र करने लायक नहीं थी। इसलिए लेखक और उसके मित्र निर्णय नहीं ले पाए। वो चिंतन करने लगे इस बस से जाया जाए या ना जाया जाए। लिखता है लेखक, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि डॉक्टर मित्र जो इनके थे वो थोड़े से डरपोक थे और तेज़ चलने वाली बसों से यात्रा करने से बचते थे। उनको लगता था कि यह बस धीरे धीरे चलेगी, इसमें हमारी यात्रा सुरक्षित रहेगी। परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि शायद यह यात्रा विचित्र सी हो जाए, जिसमें यात्रा की मंजिल पर पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। आगे देखिए, जो लोग उन्हें विदा करने आए थे बस में, उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं। लेखक लिखता है, उनकी आंखें क्या कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अर्थात मानो वो कह रहे हों कि जाओ भैया, दुनिया से जाने के लिए एक बहाना चाहिए, आपको बस की यात्रा ही बहाना मिल गई है, भगवान करे सुरक्षित पहुँचो, और नहीं पहुँचे सुरक्षित तो हमारी तरफ से अंतिम विदाई। इस प्रकार की भावनाओं के साथ लेखक मजबूरी में अपनी यात्रा शुरू कर रहा है और बस के बारे में विचार कर रहा है। लेखक कहता है कि भाई, बस को देख करके ऐसा लगता है
कि ये तो गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन किए होंगे उसी समय जवान रही होगी, अर्थात है तो उसके पहले की, लेकिन उसी समय ठीक ठाक रही होगी। इसे देख करके तो बड़ी दया आती है। अब बस जब चलने लगी, इंजन जब स्टार्ट हो गया, तो सीट और बॉडी अर्थात सीट इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, लगता था कि बस से बाहर निकल करके चली जाएगी। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। एकाएक बस रुक गई। अब समस्याएं देखिए, किस तरीके से समस्याएं आ रही हैं। अभी बस चली ही थी कि अचानक रुक गई। क्या हुआ? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। मज़ेदार बात यह है कि बस से केवल लेखक और उसके मित्र ही यात्रा नहीं कर रहे थे। इस बस कंपनी के एक हिस्सेदार अर्थात बस कंपनी के एक पार्टनर, वो भी यात्रा कर रहे थे। किसी तरीके से बस में चलने के लिए फिर से इंतज़ाम हुआ। हिस्सेदार ने इंजन को निकालकर किस तरीके से उसको ठीक किया, इसके बारे में तो लेखक कम लिखता है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा देख करके लग रहा था कि थोड़ी देर में हिस्सेदार इंजन को गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। आप समझ सकते हैं कि लेखक के मन में कितना गुस्सा रहा होगा, जिसे वो अपने व्यंग्य के अंदाज में इतने लुभावने और सुंदर शब्दों में कह रहा है। अब बस फिर से चली। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, किंतु लेखक को बहुत डर लग रहा था। उसे लगता था कुछ भी हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है और बस के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। भगवान बचाए, सुरक्षित अगर यात्रा पूर्ण हो जाए तो अच्छा। लेकिन तभी एकाएक बस फिर रुकी और अब क्या हुआ कुछ पता न चला। बस को मनाने का, उसे आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग तरह तरह की तरकीबें कर रहे थे, लेकिन लेखक को तो महसूस क्या हो रहा है कि ऐसा लगता है कि इस बेचारी बूढ़िया बस की यहीं पर अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात इसकी अंतिम क्रिया यहीं करनी पड़ेगी। आगे पुनः आप देखिए बच्चों, यह पाठ बड़ा ही मज़ेदार है। इसको पढ़ने के लिए आपको कई बार इसे अलग अलग अंशों में पढ़ना पड़ेगा। मैंने कुछ अंश इसमें रेखांकित कर रखे हैं, इसे आप भी अपनी पुस्तक में रेखांकित अवश्य करें। आगे देखें क्या लिखा है कि अभी इंजन खोलकर कुछ सुधारा गया, बस थोड़ा आगे बढ़ी। थोड़ी आगे जाने पर उसकी जो हेडलाइट थी, आँखों की ज्योति समाप्त हो गई। अब हेडलाइट समाप्त हो गई, अब बस बेचारी कैसे चलेगी? धीरे 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 चांदनी में रास्ता टटोल करके गाड़ी आगे चल रही है। अभी थोड़ी दूर आगे गई थी कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही उसका एक टायर फिस करके बैठ गया। अब तो मानो लेखक के दर्द की, क्रोध की कोई सीमा न रही। वो मन ही मन हिस्सेदार को कोसने लगा। लेखक लिखता है कि अभी तक मानो उसे कम क्रोध आया था, लेकिन अब क्रोध अधिक हो गया। इसलिए मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ये श्रद्धा भाव क्या है? ये बहुत प्रचंड क्रोध है, ये अत्यंत प्रचंड क्रोध का लक्षण है। किंतु देखो उसको कितने सुंदर शब्द दिए गए कि लेखक ने ये नहीं कहा कि मैंने क्रोध से देखा, मैंने उसके प्रति जो हिस्सेदार था, जो पार्टनर था बस कंपनी का, उसे बड़े श्रद्धा के साथ, आदर के साथ देखा। यही है व्यंग्य की खासियत बच्चों।
अब लेखक मन ही मन कह रहा है, अगर आज हम सब के साथ ये भी मर जाएगा तो शायद देवता इसका बड़ी श्रद्धा के साथ इंतजार करेंगे। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लेखक और उसके मित्रों की मनोदशा क्या है। थोड़ी देर बाद दूसरा घिसा टायर लगाया गया, बस आगे चली। लेकिन अब बस जिस हिसाब से चल रही थी, लेखक और उसके मित्रों ने निश्चित रूप से जान लिया कि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि यह यात्रा, जैसा कि लेखक ने बताया कि हमें जो विदा देने आए थे, वो जिस तरह देख रहे थे, लग रहा था कि अब वही कार्य होना शेष है। इसलिए उन सब ने अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी और यहाँ लिखा है कि हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और लेखक की बस यात्रा कैसी है, इसके बारे में आप अधिक पढ़ने के लिए आगे हरिशंकर परसाई जी, जो इस पाठ के लेखक हैं, इनका एक मशहूर व्यंग है बारात की वापसी, उसे आप गूगल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। उसमें और भी आपको आनंद आएगा और आपको इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे करने के लिए आप इस पाठ को समझने के बाद एक बार फिर से पढ़ेंगे, रेखांकित अंशों पर ध्यान देंगे और साथ ही जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता उसके लिए आप अपने बड़ों की भी सहायता लेंगे। मैंने आपको जो समझाया है उसके अनुसार आपको व्यंग की विधा की बारीकी समझ में आ गई होगी। व्यंग किसे कहते हैं यह भी समझ में आ गया होगा और इस पाठ का आनंद क्या है, क्रोध में व्यक्ति कैसे मीठा बोल सकता है, यह जानने की कला व्यंग होती है। हरिशंकर परसाई जी को इसमें महारत हासिल है। वो हिंदी के व्यंग के आधार स्तंभ हैं। आप सभी इस पाठ को आनंद के साथ पढ़ें और इसका अभ्यास कार्य करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।